और ईरान के शाही ड्रोन्स ने जदीद जंगी नक्शा भी बदल दिया है। क्या ये कहना सर दुरुस्त होगा कि सस्ती ड्रोन टेक्नोलॉजी ने महंगे अमेरिकी तैयारों और दिफाई शील्ड्स का भरम तोड़ दिया है, और इससे मुस्तकबिल में दिफाई स्ट्रेटेजी के लिहाज से भी क्या फ़र्क आएगा कि लोग नई और महंगी टेक्नोलॉजी के बजाय सस्ती और कारामद लोकल टेक्नोलॉजी पर जाएंगे? बिल्कुल, देखिए न्यू डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर है कि फ्यूचर की जंगें अगर आप देखेंगे एयरफोर्स का किरदार है, आपके एयर डिफेंस का किरदार है, आपके ड्रोन्स का किरदार है, आपके मिसाइल्स का किरदार होगा जो प्रिवेल करेंगे, जो डिसाइड करेंगे फेट ऑफ ए वॉर। अब ईरान में ये हुआ कि जो शाहिद में डिफरेंट कैटेगरीज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है 136 है, और जो देखें कि $35,000 में ये बनता है, और इसको गिराने के लिए आप 1 मिलियन से लेकर $12 मिलियन के इंटरसेप्टर फायर करते हैं। एटलीस्ट 2 से 4 फायर होते हैं एक 35,000 को गिराने के लिए। लेकिन इसमें एक और डेवलपमेंट हुए, एक ट्विस्ट इसमें ये आया है कि ये शाहिद 136 ड्रोन जो थे ईरान ने दिए थे रशिया को। रशिया ने इनको यूज किया अगेंस्ट यूक्रेन, और रशिया ने इनको मॉडिफाई किया, इसको फर्दर इंप्रूव किया। अब लोग ये क्लेम कर रहे हैं जो ईरान में जो शाहिद 136 यूज कर रहा है, दोज आर दी मॉडिफाइड वर्जन जो रशिया ने मॉडिफाई किए हैं। अब उसको फिर यूक्रेन ने ये किया कि यूक्रेन ने अपना एक काउंटर ड्रोन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, उसका था ऑक्टोपस नाम था, और उससे और वो बना है $2,500 का, और उससे उनकी सक्सेस रेट टू काउंटर शायद 136 इज 70% प्लस है। अच्छा, तो अब आप देखें कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा, उन्होंने अपने एक्सपर्ट भेजे हैं गल्फ कंट्रीज में टू असिस्ट देम टू काउंटर शायद 136। सो हर चीज का काउंटर भी तैयार हो रहा है, और डेवलपमेंट अकॉर्डिंगली इसमें मजीद लोग इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। आप देख लें कि कहाँ 1 मिलियन टू 12 मिलियन का मिसाइल और 35,000 का शाहिद, यूक्रेन का $2,500 का काउंटर ड्रोन जो है ऑक्टोपस है। सो वॉरफेयर में बहुत तब्दीलियां आ रही हैं। और सर ये भी बताते जाइए कि अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की सूरत में क्या अमरीकी बहरिया के पास इतनी फायर पावर है कि वो इस अहम तरीन तजारती रास्ते को ताकत के जोर पर खुला रख सके? ये मुमकिन ही नहीं है। देखें कि क्योंकि मैं जिस तरह बात की, ज्योग्राफी है, जो ग्राउंड रियलिटीज है, जो वो फेवर करती है ईरान को। ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर का पर्शियन गल्फ है, उसके ऊपर जो कोस्टल एरिया है, उसके तमाम आइलैंड्स भी हैं, उसके ऊपर भी ईरानीज बैठे हुए हैं, कोस्टल एरिया के ऊपर भी ईरानीज बैठे हुए हैं, और वहां से पोजिशंस लिए हुए हैं, वहां से भी वो फायर करके जहाज को सिंक कर सकते हैं। और इसके अलावा उनकी जो नेवल कैपेसिटी है, स्पीड बोट्स हैं, अनमैन्ड वाटर क्राफ्ट हैं, सबमेरीन्स हैं, जो मेजिट सबमेरीन्स जो नॉर्थ कोरिया की तरफ से मिले हुए हैं। और वहां पे ये है कि फिर अंडरग्राउंड टनल्स हैं, और उसके अंदर मिसाइल्स रखे हुए हैं, और उसको गदर 380 कहा जाता है, क्रूज मिसाइल हैं जो जहाजों पर भी मार सकते हैं। सो इसके लिए अभी देखें जो मेरीन्स आ रहे हैं, कि उसमें कंसेप्ट उनका ये है कि लाइकली जो है, जो मैं अभी पढ़ रहा था कि ये मेरीन्स को ये यूज करेंगे टू ऑक्युपाई दोस आइलैंड जहाँ पे ईरानियन पोजीशन से, या जो कोस्टल एरिया से, वहां पे इनको ड्रॉप करके वहां पे उनको करें, फिर जब जाके पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन कॉस्ट बहुत हाई होगी। अच्छा, और अगर सर ईरान अबनाए हुर्मुज़ को माइंस या एंटी शिप मिसाइलों से ब्लॉक करता है, तो आलमी बहरी बेड़े को इसे साफ करने में कितना वक्त लग सकता है, और इसका नुकसान किस हद तक फैल सकता है? ये देखें, बहुत एक बड़ी डेंजरस डेवलपमेंट होगी। इट विल टेक टाइम एक दफा, और क्योंकि इसमें फिर तो इंटरनेशनल पूरे जहाज मिल जाएंगे, फिर उसमें जिस तरह यूके ने कहा, जब इस तरह कोई काम होता है तो हम असिस्ट कर सकते हैं माइन स्वीपिंग के लिए, तो उसके लिए बड़ा एक्सटेंसिव ऑपरेशन होगा, जिसमें बहुत सारे ममालिक मिल के ये कर सकते हैं। और फिर भी आप देखें कि इट विल टेक कंसिडरेबल टाइम की क्लियरेंस के लिए, कि फिर भी कोई ना कोई नेवल माइन अगर हो, अगर जहाज को किसी को लग जाए, उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। सो सिचुएशन इज वेरी फ्लूइड। अभी ऐसा माइंड नहीं किया उन्होंने, ईरान ने थ्रेट किया है कि हम कर सकते हैं। अगर ये हो जाता है तो फिर तो आप समझ लें कि वर्ल्ड की इकोनॉमी और सिक्योरिटी के बहुत बड़ा मसाइल है। सर सऊदी अरब और यूएई का वाशिंगटन के सिक्योरिटी अम्ब्रेला से निकलकर बीजिंग और मॉस्को के तरफ देखना एक बड़ी तब्दीली होगा डेफिनेटली। क्या गल्फ ममालिक नए दिफाई मुआहिदों की जानिब जा सकते हैं, जैसे पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा हुआ है? क्या पाकिस्तान मिडल ईस्ट में नया सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है?
ये बिल्कुल देखें, इसमें बड़े ऑप्शंस हैं और इस पर ऑलरेडी फाइनेंशियल टाइम्स में प्रॉब्ली उसने एक आर्टिकल लिखा था कि जो गल्फ कंट्रीज ने रियलाइज कर लिया है कि हमारे साथ जो कुछ हुआ है, हम्म। प्रायोरिटी उन्होंने कहा अमेरिका ने इसराइल को दी है और हमें सच इग्नोर किया है। कतर के साथ जो वाकया पहले हुआ था उन्होंने, उनको भी वो भी याद है। और जो अभी नुकसान हुआ, जिस तरह मैंने कहा, जो ये कंसेप्ट था कि मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज का, वो तो दैट हैज बीन बुलडोज। तो अब उन्होंने रियलाइज किया है कि अब आप देखेंगे जंग के खात्मे के बाद इट विल बी रीअलाइनमेंट होगी यहाँ पे खित्ते में। और यकीनन वो जिस तरह उनके शेख जो जासिम है, प्रॉब्ली जो कतर के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। उन्होंने लिखा है कि एक फ्यूचर आपने गल्फ नेटो टाइप का कंसेप्ट उन्होंने दिया है कि ये होना चाहिए और जिसमें हम्म। पाकिस्तान और तुर्किया का लीडिंग रोल हो। तो ये पॉसिबिलिटी है। और मेरे ख्याल में और उसमें हमें ईरान को भी शामिल करके जब ये इस तरह का जब बनेगा तो मेरे ख्याल में खित्ते के लिए बहुत अच्छा हो। लेकिन सर पाकिस्तान के लिए फिर एक चैलेंज भी है। एक तरफ ईरान का पड़ोसी है पाकिस्तान, और दूसरी तरफ खलीजी ममालिक और अमेरिका से भी मफादात जुड़े हैं। इस जंग में पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल रहना कितना मुश्किल होगा? देखें, पाकिस्तान ने तो साबित कर दिया ना कि न्यूट्रल रह के पाकिस्तान ने जो मुतवाजिन फॉरेन पॉलिसी थी, और आप उससे कंक्लूड कर सकती हैं कि जो ट्वीट किया अब्बास अरागची ने, और वो उर्दू में किया और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, और हम्म। ईरान के अंदर भी लोग पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है। पाकिस्तान ने देखा बिहाइंड द सीन, आपके फील्ड मार्शल का जो विजिट था सऊदी अरब का, और ईरान के साथ राब्ते थे, फिर ईरान के प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेटमेंट आना, और फिर देखें पाकिस्तान के लिए, और फिर सऊदी अरब की तरफ से सऊदी अरब के लिए मुआवजत करना, और ये भी कहना कि जो मिसाइल या ड्रोन के हमने नहीं किए हैं। नहीं और सर, अगर वो जंग तूल सारे पकड़ती है फिर उस सिचुएशन में डोंट यू थिंक ये चैलेंजिंग होगा काफी? यकीनन चैलेंजिंग तो होगा। देखिए, पाकिस्तान की हर लिहाज से चैलेंजिंग होगा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की अब दुनिया मानती है, खुद सारे ममालिक मानते हैं पाकिस्तान हैज टू प्रोटेक्ट। द बॉटम लाइन क्या है, पाकिस्तान ने अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। हम्म। ये तमाम ममालिक जो है, चाहे वो गल्फ कंट्रीज है, पर्शियन गल्फ में बैठे हुए हैं या मिडिल ईस्ट में हैं, हर एक अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। पाकिस्तान हैज टू प्रोटेक्ट अप इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। इसके बाद उम्मा की बात होगी, लेकिन पाकिस्तान ने एक मुतवाज़िन पॉलिसी रखी है। सो देयर फोर देखे, ईरान भी पाकिस्तान पर ट्रस्ट कर रहा है, सऊदीज भी सऊदीया भी कर पाकिस्तान पर ट्रस्ट कर रही है, कंट्रीज भी कर रही है। सही। और सर अगर सपोज खलीज में जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान की दिफाई सरहदों, खास तौर पर मकरान कोस्ट और गवादर पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? देखें, अभी तो वो तब होता ना कि कोई ईरान में रजीम चेंज होता है, वो सिस्टम कोलैप्स कर जाता, कोई और वो इंस्टॉल करते बंदा लाके, या पहले भी आ जाता, तो हम्म। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। ईरान इंटैक्ट है, सिस्टम चल रहा है, एक नया रहबर है और हुकूमत भी वहां पे चल रही, डिसेंट्रलाइजेशन मैंने कहा, कमांड है। तो कोई चांस नहीं है कि कोई ऐसा हो। तवील जंग में ये हो सकता था अगर ईरानियन सिस्तान बलोचिस्तान में कुछ एक्टिविटी हो तो उसके इम्पैक्ट पाकिस्तान में आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का 909 किलोमीटर का बॉर्डर है। हम्म। ऑलरेडी आपने बड़े अच्छे कंक्रीट स्टेप्स लिए हुए हैं, फेंस भी किया हुआ है, और कोशिश यही है, ईरान की तरफ से भी कोशिश ये होगी, क्योंकि हम सबका इंटरेस्ट है कि ईरान इंटैक्ट रहे। और ये तो, और मेरे ख्याल में एज सच कोई पाकिस्तान के लिए सीरियस इम्प्लीकेशन नहीं है, सिंस गवर्नमेंट वहां पे कोई चेंज नहीं हुई है, तो पाकिस्तान के लिए स्टेटस को वाली बात।